हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो से हम इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इग्नू के हम 2020 के पीवाई की स्टार्ट कर रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिससे कि आपको 50 एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं आपको उसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपको वो उसी से रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे हटकर आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसी के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो आपको अच्छी तरीके से सारे एमसीक्यूज को देख लेना है, सारे पीवाईक्यूज को अच्छे तरीके से देख लेना है। आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ मैंने जैसे कि आपको स्क्रीन पर बता चुकी हूँ, इसके पहले भी काफी वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है कि हमारे इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका सेशन है 2022-2023 के लिए हमारे जो बैचेस है स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द आपको इंटर करना है हमारे बैचेस में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नंबर आपके साथ हाईलाइट हो रहा है हमारा हर एक स्लाइड में नंबर। तो आपको जल्द से जल्द बैचेस को ज्वाइन करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के हम सेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। सो एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 टू 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। The performed dash survey is extrapolated to fit the entire population. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने एक सर्वे परफॉर्म करा, आपने एक सर्वे कंडक्ट करवाया, उस सर्वे में आपने कुछ स्मॉल पार्ट लिया, इस स्मॉल पार्ट पर आपने आपकी रिसर्च परफॉर्म की और उससे आपके जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे, आपको जो भी रिजल्ट मिल रहे थे, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन थे, मान लीजिए जो भी आपके रिजल्ट ऑब्जर्वेशन थे, इसी के बेसिस पर आपने आपकी जो इंटायर पॉपुलेशन है, आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी इंटायर पॉपुलेशन पर आपने कमेंट करा। सो इसे हम क्या कहते हैं, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अब मान लीजिए आपने सर्वे कंडक्ट करवाया, तो आपने सर्वे कंडक्ट करवाया एक स्मॉल पार्ट पर, एक्स्ट्रापोलेटेड, एक स्मॉल पार्ट पर आपने उस इंटायर पॉपुलेशन के एक स्मॉल पार्ट पर, मतलब आपके पास ये इंटायर पॉपुलेशन है, इस इंटायर पॉपुलेशन के आपने कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया। जो आपने जिस मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया वो आपका एक स्मॉल पार्ट बन गया, जिसे हम सैंपल कहते हैं। अब इस सैंपल पर आपने रिसर्च परफॉर्म की। अब आपने जो रिसर्च परफॉर्म की उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं, इसी रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आपने पूरी जो इंटायर पॉपुलेशन थी, इस रिजल्ट को आपने इंटायर पॉपुलेशन पर फिट कर दिया और इस इंटायर पॉपुलेशन पर आपने कुछ कमेंट कर दिया। तो आपने क्या किया, इंटायर पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गए।
इस सैंपल पर आपने रिसर्च परफॉर्म की। रिसर्च परफॉर्म करने के बाद आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, आपने ये पूरी पॉपुलेशन पर फिट कर दिया। सो आपने यहाँ पर क्या किया, सैंपल पर रिसर्च की। हमें इस क्वेश्चन में मेन यही इसी पॉइंट पर फोकस करना है। आपने क्या करी, इंटायर पॉपुलेशन पर, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही गया है कि इंटायर पॉपुलेशन के आपने कुछ पार्ट पर रिसर्च की। इंटायर पॉपुलेशन के आपने कुछ पार्ट पर रिसर्च की और रिसर्च से आपके जो ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट आ रहे थे, ये आपने पूरी पॉपुलेशन पर फिट कर दिया, अप्लाई कर दिया। सो ये जो स्मॉल पार्ट था आपका, ये जो स्मॉल पार्ट है, ये क्या है आपका, हमें यही फाइंड आउट करना। आपने क्या सर्वे, किस चीज पर आपने सर्वे करवाया। सो आपने पूरी इंटायर पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स लेकर उन पर रिसर्च की। तो वो जो कुछ मेंबर्स थे आपके, ये हो जाएगा आपका सैंपल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैंपल। आप सैंपल पर रिसर्च परफॉर्म करते हो, उसके जो रिजल्ट आते हैं वो इंटायर पॉपुलेशन पर आप अप्लाई करते हो और फिट करते हो, तो उसे हम कहते हैं सैंपल। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन से जो इनकरेक्ट है, हम वो भी देख लेते हैं। सेंसस क्या होता है, सेंसस आप पूरी इंटायर पॉपुलेशन पर परफॉर्म करते हो, ना कि इंटायर पॉपुलेशन के कुछ पार्ट पर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटली आपके सैंपलिंग का एक टाइप होता है, यहाँ पर आप कोई सर्वे कंडक्ट नहीं करवाते हो। सो एक्सीडेंटल बेसिकली एक आपकी सैंपलिंग का टाइप होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सैंपल। नेक्स्ट, रिसर्च दैट इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पास्ट इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप कौन सी रिसर्च करते हो। तो पास्ट इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, जैसे नेम में मीनिंग है हिस्ट्री, आपने स्कूल में पढ़ा होगा हिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसमें आपको पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री से रिलेटेड जैसे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें आप ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस से रिलेटेड टर्म्स को लर्न करते हो। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में बेसिकली हम पास्ट इवेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। पास्ट इवेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च का यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब रिमेनिंग ऑप्शन जो है वो हम वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च याद रखिएगा, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं बिटवीन द वेरिएबल जो कि होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि होते हैं आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल, जिसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। उसी तरीके से होता है आपका प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो, आप पहले एक स्मॉल पार्ट पर आप रिसर्च करते हो, एक स्मॉल स्केल पर आप रिसर्च करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, ये देखते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आ रहे हैं या फिर नहीं, या फिर आप मान लो आप कह सकते हो कि आप आपके रिसर्च की फिजिबिलिटी देखते हो। सो आप ये कह सकते हो कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका पायलट स्टडी की तरह ही होता है, लेकिन प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कुछ वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एक्स्ट्रा वेरिएबल जो थे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यही डिफरेंस होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कोई पास्ट इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एंड सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हिस्टोरिकल रिसर्च। पास्ट इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च का यूज करेंगे। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, correlation in which the study hours increased with the increase in student score is an example of। इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन का एग्जाम्पल होगा। अब एग्जाम्पल क्या गिवन है आपको, क्या आप स्टडी आवर्स, आपको एक वेरिएबल गिवन है, स्टूडेंट स्कोर एक दूसरा वेरिएबल गिवन है। स्टडी आवर जैसे इंक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सी कोरिलेशन का एग्जाम्पल होगी। तो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स गिवन है, जो कि है आपका स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स ये फर्स्ट वेरिएबल है, सेकेंड वेरिएबल आपका है स्टूडेंट्स स्कोर। मतलब आप जितना ज्यादा आपका स्टडी पर आवर्स इंक्रीज करोगे, जितना ज्यादा आपके स्टडी पर आवर्स दोगे, उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, जितना ज्यादा आप आपके स्टडी को आवर्स स्पेंड कर, जितना ज्यादा आपने आपके स्टडी पर आवर्स स्पेंड किया, उतना ज्यादा आपके स्कोर भी अच्छे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में पॉजिटिव कोरिलेशन है।
क्योंकि ये दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी कोई दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम उससे कहते हैं कि उन दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि यहाँ पर दो वेरिएबल स्टडी आवर्स एंड स्टूडेंट स्कोर, तो स्टडी आवर्स जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे ही आपके स्टूडेंट का स्कोर भी इंक्रीज होने लगेगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक वेरिएबल से ऊपर की डायरेक्शन में जाता है और एक वेरिएबल नीचे की डायरेक्शन में जाता है, यानी दोनों भी वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। तो अगर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अगर जब भी कोई दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो आपको जो ये एग्जांपल गिवन है ये पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल गिवन है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, population divided into 4 equal groups of a particular variable group is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आपने 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 4 इक्वल ग्रुप्स में आपके अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, सो उसे हम क्या कहेंगे? क्या उसे हम परसेंटाइल कहेंगे, क्वार्टाइल कहेंगे या फिर डेसाइल कहेंगे? सो यहाँ पर आपकी मान लीजिए कोई पॉपुलेशन थी, आपने उस पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो 4 पार्ट में आपने आपकी पॉपुलेशन को अगर डिवाइड कर दिया तो उससे हम कहेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का ही मतलब होता है 4। ओके, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 कि आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। परसेंटाइल क्या होता है? अगर आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 100 इक्वल ग्रुप्स में अगर आपने डिवाइड कर लिया तब आप उसे हम कहेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100। डेसाइल, डेसाइल क्या होता है? अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है उसको 10 इक्वल ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर लिया तो उसे हम कहेंगे डेसाइल। डेसाइल 10 होता है, क्वार्टाइल 4 होता है और परसेंटाइल 100 होता है। सो आपने यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, सो उससे हम कहते हैं क्वार्टाइल। सो याद रखना है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। सो यहाँ पर 4 इक्वल ग्रुप्स है तो आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, तो उसे हम कहेंगे क्वार्टाइल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टाइल। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग आर पैरामेट्रिक टेस्ट एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट का टाइप हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो पैरामेट्रिक टेस्ट ये टर्म कहाँ से आया है? पैरामेट्रिक टेस्ट ये टर्म होता क्या है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो याद रखिए, हाइपोथेसिस को हम अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। तो रिसर्चर जब भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर जब टेस्ट करते हैं उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हैं। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करने के लिए रिसर्चर को स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करते हैं रिसर्चर। स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपके 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसमें होते हैं आपका पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट, सो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल अज्यूम करते हैं। मतलब आपका जो पॉपुलेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप पैरामेट्रिक टेस्ट में नॉर्मल अज्यूम करते हैं। उसी तरीके से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो यही डिफरेंस होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आपका आता है जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट। सो टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट ये दोनों आपके हो जाएंगे पैरामेट्रिक टेस्ट। तो टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट ये दोनों भी आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएंगे। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका क्या आता है? कायोस्केर टेस्ट, यू टेस्ट एंड एच टेस्ट। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मैन विटने यू टेस्ट। तो मैन विटने यू टेस्ट आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैन विटने यू टेस्ट आपका पैरामेट्रिक टेस्ट में के अंदर नहीं आता है, बल्कि ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है, जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो ऑप्शन डी जो आपको गिवन है
पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये ऑप्शन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। सो पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट आपको बताता है आपके जो वेरिएबल्स है कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, क्या परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या फिर परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड है। सो जो ऑप्शन डी आपको गिवन है, ऑप्शन डी का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। सो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मैन विटने यू टेस्ट। मैन विटने यू टेस्ट आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है और टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट ये आपके पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है, जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम कर लेते हो। और मैन विटने यू टेस्ट ये आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है जिसमें आप आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैन विटने यू टेस्ट। नेक्स्ट, The aim of experimental research is to assess the effect of। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एम होता है टू असेस द इफेक्ट। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एम होता है एसेस, मतलब एसेस का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए, एसेस का मतलब होता है डिटरमाइन करना और जानना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एम होता है एक ऐसे वेरिएबल को जानना, एक ऐसे वेरिएबल के इफेक्ट को जानना और डिटरमाइन करना वो कौन सा वेरिएबल होता है। सो याद रखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एम होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को डिटरमाइन करना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को जानना। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जो कि है स्मोकिंग। स्मोकिंग का मुझे इफेक्ट देखना है कि स्मोकिंग का इफेक्ट लंग्स पर कैसा होता है। स्मोकिंग का मैं इफेक्ट देख रही हूँ, सो स्मोकिंग यहाँ पर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और मैं लंग्स को ऑब्जर्व करूंगी कि लंग्स पर वो कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। सो लंग्स मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया स्मोकिंग, स्मोकिंग कैसा इफेक्ट दिखा रहा है लंग्स पर। सो हम बेसिकली यहाँ पर स्मोकिंग का इफेक्ट देख रहे हैं। स्मोकिंग को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई पर्सन है जो ज्यादा स्मोकिंग करता होगा, कोई पर्सन है वो कम स्मोकिंग करता होगा। अब जो पर्सन है वो ज्यादा स्मोकिंग करता होगा तो उसके लंग्स पर कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, स्मोकिंग करने से उसका लंग कैसा इफेक्ट दिखा रहा है और कम स्मोकिंग करने से उसका लंग कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। सो यहाँ पर बेसिकली हम स्मोकिंग का इफेक्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। सो स्मोकिंग हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो याद रखिएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनको इफेक्ट देखना। वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो कैसा इफेक्ट दिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम यही होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं, वो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ऑप्शन सी आपको गिवन है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इन वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इन वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टडी में हमने क्या करा, स्मोकिंग का इफेक्ट देखा कि लंग्स पर स्मोकिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है। सो इस केस में एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या हो सकते हैं? एज हो सकती है, एज एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हो सकता है, जेंडर हो सकता है, जेंडर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हो सकता है, मेल फीमेल। ओके, सो ये सारे वेरिएबल जो है ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हो जाएंगे जिनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें डेटा कलेक्शन का मेथड गिवन नहीं है। तो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चनेयर्स। क्वेश्चनेयर्स क्या होता है? जिसमें रिसर्चर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं और ये रिस्पोंडेंट को सेंड करते हैं और रिस्पोंडेंट्स इनका रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके थ्रू रिसर्चर अपने रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चनेयर्स के थ्रू रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो ये डेटा कलेक्शन मेथड होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें ऑप्शन में फाइंड आउट करना है कि विच इज नॉट, मतलब कौन से ऑप्शन में हमें डेटा कलेक्शन का मेथड गिवन नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए में तो हमें गिवन है, क्वेश्चनर्स के थ्रू रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च में। देन ऑप्शन बी हमें गिवन है इंटरव्यूज। इंटरव्यूज भी आपका डेटा कलेक्शन मेथड होता है। इंटरव्यूज के थ्रू रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे रिसर्चर ने कोई एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लिया, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है
कोई आई स्पेशलिस्ट है, सो उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करवा कर डेटा को कलेक्ट कर लिया, उनके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं रिसर्चर और उस तरीके से डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। सो इंटरव्यू भी एक डेटा कलेक्शन मेथड होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन डी देखेंगे। ऑप्शन डी इज ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं? जैसे रिसर्चर किसी कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर मान लीजिए रिसर्चर जंगल में गए और कई एनिमल्स को रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी रिसर्चर डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे जंगल में रिसर्चर गए और रिसर्चर को मंकीज पर या फिर टाइगर्स पर रिसर्चर को रिसर्च करने, उनके बिहेवियर, वो एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल कैसे स्पेंड करते हैं, सो यहाँ पर रिसर्चर उनको क्या करेंगे, दूर से खड़े रहकर ऑब्जर्व करेंगे। सो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी रिसर्चर अपनी रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन ये आपका डेटा कलेक्शन मेथड होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स याद रखिएगा ये आपका डेटा कलेक्शन मेथड नहीं होता। एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप डेटा कलेक्ट नहीं करते हो, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप चीजों को टेस्ट करते हो। बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर आप क्या करते हो, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। सो एक्सपेरिमेंट में आप चीजों को टेस्ट करते हो, ना कि आप डेटा कलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंट्स। सो एक्सपेरिमेंट्स आपका डेटा कलेक्शन मेथड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ रिस्पोंडेंट इज मेजर बाय। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हाइट है, रिस्पोंडेंट की हाइट है, हाइट हम कौन से स्केल के थ्रू हम हाइट को मेजर करेंगे। तो याद रखना है, स्केल, लेवल ऑफ मेजरमेंट और स्केल ऑफ मेजरमेंट के आपके 4 टाइप्स होते हैं, और इन चारों टाइप्स को आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है। नॉयर, नॉयर का मतलब होता है N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। सो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है उस डेटा को उसकी क्वालिटी की बेसिस पर आप उस डेटा को डिवाइड करते हो और कैटेगराइज करते हो। ऑर्डिनल में सेम इसी तरीके से करते हो, एज वेल एज आप ऑर्डिनल में आपके डेटा को एक ऑर्डर देते हो और एक रैंक देते हो। देन इंटरवल में सेम ऑर्डिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन इंटरवल में आपके जो नंबर्स होते हैं आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो, और इंटरवल में आपका जो जीरो होता है, जीरो आपका आर्बिट्री होता है। सो याद रखना है आपको, इंटरवल में आपको जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है। एंड रेशो में आपके इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जिससे आप आपके डेटा को उसी कैटेगरीज की बेसिस पर डिवाइड करते हो। आप आपके डेटा को रैंक भी दोगे, ऑर्डर भी दोगे, और आपके डेटा को एक इक्वल इंटरवल्स में आपके नंबर्स को अरेंज करोगे, एज वेल एज आपके जो रेशियो स्केल होता है उसमें जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग भी होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हाइट को आप किस लेवल ऑफ स्केल से मेजर करोगे। सो याद रखिएगा, हाइट को हम रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट से मेजर करेंगे, क्योंकि नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, आपके पास जो भी डेटा होता है ज्यादातर नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पर नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। रही बात रेशो एंड इंटरवल स्केल में, तो रेशो एंड इंटरवल स्केल में जैसे इंटरवल में आपके जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं आप उसको एक इक्वल इंटरवल में अरेंज कर सकते हो, उसी तरीके से हाइट को भी हम एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हाइट आपकी जीरो भी हो सकती है, किसी की हाइट मान लो जीरो है, मतलब जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, इसीलिए हाइट जो होगी उसे हम रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट से यूज करेंगे। सिर्फ हाइट ही नहीं, बल्कि हाइट, अगर हाइट आता है आपको एग्जाम में, हाइट है, एज है, किसी की वेट है, सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये आपके रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट से आप इन सारे को मेजर कर सकते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशो स्केल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और ट्रू है। अब आपको जो ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको जो सारे स्टेटमेंट्स गिवन है ये आपके सैम्पलिंग एरर से रिलेटेड आपको सारे स्टेटमेंट्स गिवन है। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। सैम्पलिंग एरर क्या होता है आपका, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल statistic. Okay, difference between population parameter and sample statistic. पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब पॉपुलेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, एंड सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन में से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो, एंड सैंपल से आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा है वो, उसका आप अगर माइनस करते हो वो आपको हो जाएगा सैम्पलिंग एरर।
अब सैम्पलिंग एरर पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, आपको अभी तक सैम्पलिंग एरर का कोई पता नहीं है, आपको ये टर्म से अगर आप नोन नहीं है, तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हो। उस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप वहां से उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैम्पलिंग एरर आपका डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। तो आपका याद रखिएगा, जो सैम्पलिंग एरर होता है, आपके जो सैम्पलिंग एरर होगा, सैम्पलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर सैंपल साइज। आपका जो सैम्पलिंग एरर होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपल साइज। मतलब आपका जितना ज्यादा सैंपल का साइज होगा, उतना कम आपकी सैम्पलिंग एरर होगी। जितनी ज्यादा आपकी सैम्पलिंग एरर होगी, उतना कम आपका सैंपल का साइज होगा। मतलब अगर आप जितना ज्यादा आपके सैंपल का साइज रखोगे, उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर होगा। आपको ये रिलेशन याद रखना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए आपको क्या गिवन है? सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी सैंपल साइज। सो यस, जैसे कि हमने अभी ये रिलेशन देखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। जैसे अगर आप सैम्पलिंग एरर जो है, सैम्पलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर सैंपल साइज। मतलब आप जितना ज्यादा सैंपल साइज इंक्रीज करोगे, उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर होगा। यही बोल रहा है आपके इस ऑप्शन ए में। जितना ज्यादा आप आपके सैंपल का साइज लोगे, उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट ए गिवन है, ये करेक्ट है। देन हम स्टेटमेंट बी देख लेते हैं। सैम्पलिंग एरर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ सैंपल। नो, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया कि रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एक को बढ़ाते हो तो एक कम होता है, दोनों भी एक साथ इंक्रीज नहीं होगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, सैंपल साइज हैज नो बियरिंग ऑन दी सैम्पलिंग एरर। मतलब सैंपल साइज और सैम्पलिंग एरर में कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा आपको ऑप्शन सी कह रहा है, विच इज टोटली इनकरेक्ट। बिकॉज सैम्पलिंग एरर और सैंपल साइज में रिलेशन होता है। सैम्पलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपल साइज। अगर आपका जितना ज्यादा आप सैंपल साइज लोगे, उतना कम अपना आपका सैम्पलिंग एरर होगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द सैंपल साइज। नेक्स्ट, प्राइमरी डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी डेटा को हम कौन से दिए गए ऑप्शन में से कौन से सोर्सेज के थ्रू जनरेट कर सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा होता क्या है। तो याद रखिएगा, रिसर्च में दो टाइप के डेटा होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं। रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है। ऑलरेडी पब्लिश्ड जो डेटा होगा, उससे हम कहते हैं वो सेकेंडरी डेटा है। तो आपको याद रखना है, रिसर्च में आपके दो टाइप के डेटा होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते, बल्कि वो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि प्राइमरी डेटा जो है, प्राइमरी डेटा हम किस सोर्सेस के थ्रू कंडक्ट कर सॉरी ऑब्टेन कर सकते हैं, और किस सोर्सेस के थ्रू हम प्राइमरी डेटा को जनरेट कर सकते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो याद रखिएगा, बुक्स, न्यूज़पेपर एंड जर्नल, ये तीनों भी में आपके पास जो भी डेटा होता है, बुक्स में, न्यूज़पेपर में और जर्नल में, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है। सो ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है, इसलिए आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा। और मॉनिटरिंग रिपोर्ट, मॉनिटरिंग रिपोर्ट मतलब आप खुद कोई चीजों को मॉनिटर कर रहे हो। जैसे आप कोई, मान लीजिए कोई आप वैक्सीन बना रहे हो, सो वैक्सीन में आपको कैसा, आपके जो ऑब्जर्वेशंस थे, आपने क्या देखा, आपने किन किन चीजों को मॉनिटर किया। आपने देखा कि आपने जिन जिन पर्सन को वैक्सीन दिया, उनमें आपने कोई बिहेवियर देखा उनका। सो उन सारी चीजों को आपने बिहेवियर अपने सारी चीजों को ऑब्जर्व करके डेटा एक रिपोर्ट करा। आपने आपके रिपोर्ट में लिखा कि मैंने ये ऑब्जर्व करा, ये वैक्सीन यूजफुल होगी। सो यहाँ पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में आपने क्या करा, खुद आपके ऑब्जर्वेशन से, खुद आपने देखकर आपने उस डेटा को अपनी रिपोर्ट में लिखा, जनरेट करा। सो मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स ही आपके प्राइमरी डेटा में आएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स।
And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.